हेलो एंड वेलकम टू दी साउथ स्टडी पॉइंट। साउथ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आफ्टर द गैप ऑफ 18 मंथ्स, क्योंकि 18 मंथ्स के बाद हमारे जेके यूटी में फाइनली 4G रेस्टोर हो गया है और अब यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो एज यू नो कि रिसेंटली जेके एसएसबी ने बहुत सारे पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, उनकी लास्ट डेट भी हो चुकी है। यहाँ पे अभी मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिलेबस हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे मैं एक आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने पोर्शन है या जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का जितना भी सिलेबस है या जो क्लास 4th जिसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, ये सब इन सब कोर्सेज़ के यहाँ पे आपको आज से फ्री कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज से आप फ्री कंटेंट साउथ स्टडी पॉइंट की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे देख सकते हैं। सारे के सारे पोर्शन, चाहे उसमें जीके हो, चाहे इसमें इंग्लिश हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो या आपका मैथमेटिक्स पोर्शन हो, सारे के सारे जो पोर्शन है वो यहाँ पे साउथ स्टडी की जो फैकल्टी है यहाँ पे आपको पढ़ाएगी। गाइज़, जो 18 मंथ्स जो हमारा सपना था, जो रुक गया था, वो अब साउथ स्टडी पॉइंट फिर से यहाँ पे शुरू करने वाला है आज से। ठीक है, तो आज के हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आया है FAA के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। 10 मार्क्स का ये पोर्शन है, 10 मार्क्स का ये सेक्शन है, ऐसे कह सकते हैं हम। इसमें जो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा टॉपिक, वो मैं आपको स्लाइड में ही दिखाऊँगा। जी हाँ, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेट्स। ठीक है, तो सेट से हम शुरुआत करेंगे आज के पहले लेक्चर की। इन मीन टाइम, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। अगर हम सेट्स की डिफिनीशन देखेंगे तो एज यू नो कि सेट्स की डिफिनीशन क्या है आप सबको पता होगी। तो अगर नहीं पता होगी तो हम सेट्स को क्या कहते हैं? एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स को हम सेट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? पहले हम अगर देखेंगे सेट का पूरा जो कंटेंट है, यानी सेट जो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, वो वेल डिफाइंड पे डिपेंड करता है। अब देखेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड, जी हाँ दोस्तों, हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कितने स्टेटमेंट्स बोलते हैं, लेकिन सब स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं होते। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सेट कहता है। सेट की भाषा कुछ अलग ही है, जो हमारी भाषा है उससे कुछ अलग भाषा है। अब वेल डिफाइंड पहले हम समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। By well defined we mean definition should be exact and precise। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए या आपकी जो डिफिनीशन है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। एग्जैक्ट से मतलब क्या है? सपोज ये कोई पर्सन 1 है, ये दूसरा कोई पर्सन है। अगर ये पर्सन कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर सिमिलरली सेकंड पर्सन भी वही स्टेटमेंट बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसको वेल डिफाइंड। लेकिन दोनों की डिफिनीशन जो है वो एग्जैक्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं कहूँगा कि ये कोई पर्सन ए है, इसको जो बेस्ट फ्लावर है, सपोज इसका बेस्ट फ्लावर लेट्स यहाँ पे मैं मानता हूँ इसका लोटस है। ठीक है, पर्सन ए का। तो पर्सन बी का बेस्ट फ्लावर रोज़ है। तो हम इस स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों की डिफिनीशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो प्रिसाइज नहीं है। तो हम इस स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो अगर आप पर्सन 1 से भी पूछेंगे और पर्सन 2 से या किसी पर्सन 3 से भी पूछेंगे, अगर आपकी डिफिनीशन सारे पर्सनों से एग्जैक्ट और प्रिसाइज आ रही है, तो हम उस टाइप के स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, ये सेट की भाषा में हम उसको कहते हैं। अब देखिए,
अब जो आपके स्टेटमेंट अगर वेल डिफाइंड है तो वो आपका सेट बनाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सेट नहीं कह सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज अ सेट। ये एग्जांपल पहली मैंने यहाँ पर ली है। स्टूडेंट्स आपके क्लास में, अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है, कितने बंदे हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे, लेट अस सपोज मैं मानता हूँ कि आपके क्लास में 23 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 23। अगर मैं आपके फ्रेंड से भी पूछूंगा तो वो भी तो बोलेगा 23 ही। तो इस डिफिनीशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिफिनीशन हमारी क्या है, ये हमारी वेल डिफाइंड है। क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा तो आपने भी वही आंसर दिया, और जब मैंने आपके फ्रेंड से पूछा तो आपने भी वही आंसर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वावल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने हैं तो आप बोलोगे ए, ई, आई, ओ, यू। आप किसी से भी पूछो तो सब यही आंसर देंगे, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये जो डिफिनीशन है ये एग्जैक्ट है और प्रिसाइज है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है। तो क्या ये सेट बनाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सेट की एग्जांपल है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज। अगर हम 5 प्राइम नेचुरल नंबर लेंगे, कौन कौन सा उसमें आ जाएगा? उसमें आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसमें 11 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे भी पूछूंगा आप भी यही कहेंगे, और अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा तो वो यही बोलेंगे। तो इस टाइप का भी स्टेटमेंट आपकी सेट की एग्जांपल है। तो सेट आप याद रख लीजिए, जो स्टेटमेंट आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेट कहेंगे। अब इस जो हमारा सेट होता है इसमें कौन रहता है? इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उनको हम कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? विदाउट एनी ऑर्डर, जिसको हम अनऑर्डर्ड कहते हैं। तो वो हमारी कंप्लीट डिफिनीशन बनाता है सेट की, ठीक है। तो सेट क्या होता है? एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या एलिमेंट्स या मेंबर्स का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको देखना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर वो आपका वेल डिफाइंड है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे उनको आप कलेक्ट कीजिए। उनको आप इस तरीके से कलेक्ट कीजिए विद अनऑर्डर्ड, उसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उसको हम सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेट की डिफिनीशन। अब आगे चलते हैं। सेट के बाद अगर हम देखेंगे सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट के लिए हमारी 2 रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, उसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स सेट के लिस्ट किए जाते हैं एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। क्या होता है? सपोज मेरे पास ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अस सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। कुछ नेचुरल नंबर लेस देन 11 लेंगे। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं लूँगा इवन वाले लूँगा मैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, यही हमारे कुछ इवन नेचुरल नंबर्स है जो 11 से लेस देन है। तो अगर हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इनको हम सेपरेट करेंगे कामास से, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है, कामास से इनको सेपरेट किया गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इनको बंद, जिसको हम एनक्लोज कहते हैं, विद इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होती है? उसके बाद
इन जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है कॉमास से और एनक्लोज किया जाता है विद इन ब्रेसेस से। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स है उनको लिस्ट किया जाता है और एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। किन से? कॉमा से। और एनक्लोज यानी बंद किया जाता है विद इन कर्ली ब्रेसेस। इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जो हमारी दूसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म जो हमारी है, जो मैंने अभी आपको बोला, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? एक नंबर को चूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इसको एक वेरिएबल को यहाँ पे चूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? उस ये जो नंबर होता है, ये जो वेरिएबल होता है, ये सेट के हर किसी एलिमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? इसी एलिमेंट्स यानी ये तो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डिनोट करता है, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस होती है। सपोज यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे अगर हम लेंगे सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, AEIOU। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? ये हमारा एक सेट है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? एक मेंबर को चूज़ करेंगे। नॉर्मली हम किसी वेरिएबल x को यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे x साइज दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे? x इज़ ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, x साइज दैट x इज़ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम लेटर्स भी लिखेंगे उसमें कौन सा आएंगे? सारे लेटर्स आ जाएंगे, A B आपका C D E F G, जितने भी हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स है। तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? एक मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो मेंबर सारे मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस होती है, जैसे कि इस डायग्राम में हुआ है। ठीक है, एक मेंबर x को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। ये अगर हम देखेंगे इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर दूसरे एग्जांपल हम देखेंगे, x साइज दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? बहुत सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले एक मेंबर को चूज़ किया जाता है जो सारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद सेट की उन तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, तो पहले इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे आता है, पहले आपका मेंबर आ जाएगा जो सारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद इसी सेट की प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कुछ हम देखेंगे जो हम अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7 में कौन कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा खुद, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? 28। इसको डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 प्राइम नंबर्स आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने होंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, डैश डैश डैश। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो आपने सीखा है कि रोस्टर फॉर्म में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है, और एनक्लोज किया जाता है विद इन ब्रेसेस से। अब और एक एग्जांपल, एक्स साइज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस और इक्वल टू 8। नेचुरल नंबर लेस और इक्वल टू 8 कौन कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो रोस्टर फॉर्म पे है। उसके बाद अब ये जो एग्जांपल्स है ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें हम एग्जांपल लेंगे। दूसरी वाली एग्जांपल 1 2 3 4, ये तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम किसी मेंबर को चूज़ करेंगे, एक्स साइज दैट, ठीक है। तो एक्स तमाम मेंबर्स को यहाँ पे डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।
तो x क्या है, x 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, क्योंकि ये सब जो यहाँ पे मेंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है इन मेंबर्स की, ये सारे के सारे क्या है, या तो इक्वल है 8 से, ठीक है, या इससे लेस है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज लेस और इक्वल टू 8। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम किसी मेंबर को चूज करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये मेंबर सेट के तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद भी कुछ एग्जांपल्स रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो इसमें आता है वो आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, इफ़ ए सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई सेट है लेकिन इसमें ये बिल्कुल खाली का खाली है, तो इसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एग्जाम्पल को लेंगे, P इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लीप ईयर बिटवीन 1904 एंड 1908। 1908 के बीच में कोई लीप ईयर आएगा नहीं, आएगा, 4 साल के बाद ही आता है। तो अगर पहला लीप ईयर 4 साल के बाद आया है, दूसरा लीप ईयर उसके 4 साल बाद यानी 8 को ही आ जाएगा, तो इनके बीच में कोई लीप ईयर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ऐसा सेट क्या है, ये बिल्कुल खाली है, बिकॉज देयर इज नो लीप ईयर। सो हम क्या कहेंगे, ये जो P हमारा सेट है ये हमारा एम्प्टी सेट है। सिमिलरली किसी हम दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, y such that y is a whole number which is not a natural number। कोई ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा है कोई नहीं। 0 इज द ओनली होल नंबर, अगर हम देखेंगे 0 मात्र एक होल नंबर है, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो देन देयर इज नो अदर वैल्यू पॉसिबल वैल्यू, क्या इस y में कोई और वैल्यू हो सकता है, हैंस जो हमारा जो सेट है वो 5 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख ले, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको डिनोट एक ग्रीक लेटर से किया जाता है, उसको हम कहते हैं 5, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा टाइप का सेट है वो है सिंगलटन सेट। इफ़ ए सेट कंटेन्स वन एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में एक ही बंदा बैठा है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ये बंदा, ये बिल्कुल खाली इस रूम में अकेला बैठा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट बना देता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर। कौन, तो कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई बंदा बैठा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो कौन है इवन प्राइम नंबर, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो हमारा अल्फा, जो हमारा डिजिट है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही मात्र इवन प्राइम नंबर है। तो इस टाइप के सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। हाँ, इसके बाद दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, y such that y इज अ होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो y कोई होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो कोई ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है वो है 0। तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे फाइनाइट सेट आता है। तो फाइनाइट एज यू नो फ्रॉम द वर्ड कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं एक सेट को हम फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब वो काउंटेबल होगा। जब वो काउंटेबल का क्या मतलब है, अगर किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं कि वो कितने हैं, तो उस टाइप के सेट को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट लिया गया है, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम वर्ड्स लिए हैं, सारे वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26, ओके। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक काउंटेबल सेट यानी ये एक फाइनाइट सेट है। तो अगर आप किसी सेट में उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि वो कितने हैं, तो आप उस टाइप के सेट को फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे लिया गया है, इस सेट में कितने हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26। तो इस टाइप का अगर कोई भी सेट होगा तो हम उसको फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ओके। तो अगर हम देखेंगे और एक सेट यहाँ पे लिया है, x such that x इज अ मंथ इन अ ईयर। तो अगर हम देखेंगे एक साल में कितने मंथ्स होते हैं,
हमारे 12 मंथ्स होते, तो इस टाइप का कोई भी सेट हम उसको क्या फाइनाइट सेट कह सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। ओके, आगे देखेंगे। अब फाइनाइट के बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किस सेट को हम कह सकते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? उस टाइप के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। या आप ऐसे भी कहेंगे कि अगर किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल है, क्या है? वो अनकाउंटेबल है, यानी वो हम गिन नहीं सकते हैं, तो उस टाइप के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेट है, यहाँ पे दिया गया है हमारा सेट 0 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब ये आगे चलता ही जा रहा है, ये कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम इसमें नहीं कह सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कीप गोइंग रहते हैं, ठीक है, चलते ही रहते हैं, तो उस टाइप के हम सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेट इक्वालिटी की बात आ रही है। कब हम दो सेट्स को इक्वल कह सकते हैं? सपोज आपके पास सेट ए एंड सेट बी है, इनको आप इक्वल तब कह सकते हैं, यानी ए आपका सेट बी के इक्वल होगा अगर इसमें ए में वही एलिमेंट्स होंगे जो बी में होंगे। ठीक है, यानी अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी होंगे तो उस टाइप के सेट को हम इक्वल सेट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सेट ए में कौन कौन से मेंबर्स हैं? 9 है हमारा, 2 है, 7 है, -3 है। अगर दूसरे में देखेंगे 7 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद -3 भी यहाँ है, -3 भी यहाँ है, उसके बाद 2 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, तो उस टाइप के सेट को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ये हमारा इक्वल सेट है, यानी ए बी के इक्वल है। अब दूसरी एग्जांपल, यहाँ पे सेट ए में कौन कौन मेंबर है? डॉग है, हमारी कैट है, हमारी हॉर्स है। ठीक है, अब सेट बी में देखेंगे कैट, हॉर्स, स्काइरल, डॉग। तो अगर हम देखेंगे सेट ए के तमाम मेंबर्स जो है वो सेट बी में भी है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा भी है जो सेट बी में है, स्काइरल है यहाँ पे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, कह सकते हैं कि एक बी, लेकिन हम बी इक्वल टू ए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है स्काइरल जो ए में नहीं है। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट सेट दूसरे सेट में है तो उस सेट को हम कह सकेंगे कि वो दूसरे सेट के इक्वल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। अब उसके बाद जो आता है जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे वो है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है सेट का? द कार्डिनलिटी, जो कार्डिनल नंबर होता है वो एक प्रॉपर्टी दे देता है, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है? ये सेट का जो साइज है उसको मेजर करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। किसी सेट में कितने मेंबर्स है? सपोज मेरा एक सेट है, इसमें मेरे मेंबर्स है ए बी और सी। अगर मैं देखूंगा इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट है, तो कितने मेंबर्स है प्रेजेंट? 1 2 3। तो मैं कह सकूंगा कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है? इस सेट की कार्डिनलिटी 3 है। जैसे यहाँ पे दे गया 1 2 4, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 3 है, तो हम कह सकते हैं इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी भी 3 है। ठीक है, जितने सेट में आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो उस सेट की कार्डिनलिटी होती है। जैसे इस सेट में एक मेंबर प्रेजेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी 1 है, इस सेट में 2 मेंबर्स प्रेजेंट है, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इस सेट में 3 मेंबर्स प्रेजेंट है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। इसी तरीके से जो लास्ट सेट है इसमें अगर हम देखेंगे एक ही सेट, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप कहेंगे 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट है तो कार्डिनलिटी क्यों 1 है? इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन इसको बार बार रिपीट किया गया है। तो मैंने अभी आपको बोला है कि रिपीटेशन जो सेट में होती है, सेट में रिपीटेशन, शायद ये फॉरगेट मुझे हुआ ये पॉइंट बोलना, रिपीटेशन ऑफ द सेम सेट इज़ नॉट अलाउड इन सेट। सेट की एक भाषा है, सेट का एक रूल है कि आप किसी भी एलिमेंट को बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है लेकिन इसका मतलब है ये इस सेट में एक ही मेंबर है, वो है 5। ये इस टाइप का
कोई सेट है, ठीक है। पहले तो ये रूल यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, ये रूल तो नहीं अप्लाई होता है कि आप किसी सेट को बार बार लिखते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का कभी पूछा जाएगा तो ये एक ही सेट है, ठीक है। ये इस सेट में एक ही मेंबर है, यानी इसकी कोऑर्डिनलिटी कितनी है, इसकी कोऑर्डिनलिटी 1 है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 टाइप के सेट होते हैं, एक होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट से भी मैंने आपको पढ़ा है, एक सेट को तब, ए सेट को दूसरे सेट के इक्वल तब कहा जा सकता है जब इसके सारे मेंबर्स यहाँ भी प्रेजेंट हो, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ भी प्रेजेंट हो, लेकिन वही मेंबर्स जो ए में होंगे वो बी में भी होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि इफ़ यू हैव सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे ए कोई सेट है, इसमें कितने मेंबर्स है, इसमें 4 मेंबर्स है। बी में कितने हैं, बी में भी 4 मेंबर्स है। तो इन दोनों सेटों को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ भी 4 नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन इसको हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। इक्वल सेट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो वही वाले एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे है 1 2 3 4। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सेट इस सेट के इक्वल है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वलेंट टू बी, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो दूसरी भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 सेट तब इक्वलेंट होगी जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट will be equal to the cardinality of second set, then we can say the two sets are equivalent to each other। तो equivalent को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा इक्वलेंसी। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज यहाँ पे हम सेट थ्योरी में पढ़ेंगे वो है हमारा सबसेट, ठीक है। सबसेट एज यू नो कि सेट से ही आया है ये। तो सबसेट की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर हमारे ए और बी कोई 2 सेट है, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए का कोई भी एलिमेंट, यानी हर कोई एलिमेंट, कोई भी नहीं चलेगा, हर कोई एलिमेंट सेट बी का मेंबर भी है, तो ए को हम कह सकेंगे ये सेट बी का क्या है, सेट बी का सबसेट है। और बी को क्या कहेंगे हम, बी को हम सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, ए में कौन कौन सा मेंबर है, 1 2 एंड 3। अगर हम बी का देखेंगे 1 2 3 4 5, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए के जो मेंबर्स है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है ना, ये वाले तो यहाँ भी प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेट ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे यहाँ पे इसने डिनोट किया है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ए इज़ कंटेनड इन बी, ए इज़ कंटेनड इन बी, यानी ए किस में है, बी में है, ठीक है। तो एक सेट को आप तब सेट बी का सबसेट कह सकते हैं जब उसके सारे मेंबर्स दूसरे सेट में अवेलेबल हो, यानी प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सेट ए है ना, यहाँ पे 1 2 3 है इसमें एलिमेंट्स, तो इसमें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं बी में 4 एंड 5, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम ए को सबसेट कहेंगे, ठीक है, और बी को इसका सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। इसको हम इस टाइप के डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब जो हमारा सेट है इसके भी टाइप्स है हमारे पास, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले होता है प्रॉपर सेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ सेट सबसेट्स है, ठीक है, सबसेट के टाइप्स है। तो प्रॉपर सेट एक ऐसा सेट होता है दैट कंटेन्स फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट, वायर एज जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है इट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट अलॉन्ग विद नल सेट। देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो जो हमारा प्रॉपर सेट होता है वो ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे कंटेन करेगा। जैसे
मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, ए मैंने ली है 2 4 6। तो अगर 2 में सिंगल एक एलिमेंट लूँगा किसी सेट में, ये भी इसका सबसेट है, 4 भी इसका सबसेट है, 6 भी इसका सबसेट है। अगर मैं 2 मेंबर लूँगा वो भी तो एक सबसेट बन जाएगा, 4, 6 भी बन जाएगा। इसी तरीके से 2, 6 भी बन जाएगा, 2, 4, 6 भी बन जाएगा। और एक और एक्स्ट्रा सबसेट होता है, वो होता है 5। आप याद रख लीजिएगा, 5 जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, ये सबसेट हर किसी सेट का होगा। अगर किसी सेट का कुछ नहीं होगा, कोई सबसेट नहीं होगा, लेकिन 5 तो ज़रूर होगा। ये आप याद रख लीजिए। ये जो सेट थ्योरी है हमारी, उसकी भाषा है कि जो हमारा एम्प्टी सेट है, जो हमारा 5 सेट है, इट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर किसी सेट का तो एटलीस्ट एक सबसेट होता ही है। वो कौन होता है? वो होता है 5। उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद अगर हम कुछ एलिमेंट्स जो हमारे प्रॉपर सबसेट में, जो हमारे सेट में, अगर हम कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे, यानी पहले मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, फिर 2 मेंबर्स लिखे, ठीक है, फिर 3 मेंबर्स लिखे, तो यहाँ सारे बहुत सारे सेट्स बनेंगे, तो इनको हम सबसेट्स कहेंगे। ठीक है, इनमें से अब प्रॉपर कौन है और इम्प्रॉपर कौन है? जितने भी सेट होंगे, चाहे एम्प्टी सेट है आपका, जो सिंगल मेंबर वाला है, डबल मेंबर वाला है, ठीक है, वो सारे क्या है? वो सारे प्रॉपर सबसेट्स है। और एक ही इसका इम्प्रॉपर है, वो खुद अपना सेट होता है। 2 चीज़ आप याद रख लीजिए। पहला जो मैंने बोला, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर किसी सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, ये तो एक चीज़ लगी। दूसरा चीज़, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो सेट होता है वो खुद का सबसेट पक्का ज़रूर होगा। ठीक है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि जो हमारा क्या होता है, जो सेट हमारा खुद होता है, ये खुद का ही सबसेट होता है, तो हम उसको कहते हैं सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एक तो एम्प्टी सेट होता है और दूसरा कौन होता है? जो सेट इटसेल्फ होता है वही क्या होता है? वो भी क्या होता है? सबसेट होता है खुद सेट का। तो ये जो अब हम देखेंगे, जो खुद सेट खुद में ही क्या होता है? सबसेट होता है, उस सेट को हम इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 मैंने लिखा है, और जितने भी बाकी उसके सबसेट्स होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं, सपोज अगर मेरा कोई सेट है जिसमें A एंड B यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स होंगे, इसके जितने भी प्रॉपर सबसेट्स होंगे या इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब प्रॉपर कितने होंगे? प्रॉपर तो इसके होंगे, एक तो 5 होगा भाई, दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा A, और कौन होगा? और होगा इसका B। ठीक है, ये 3 इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। इसके अलावा खुद अपना वाला जो सेट होगा उसका, मैंने ये भी बोला ना, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट, ये तो खुद का होता है। ठीक है, खुद का ही सबसेट होता है, तो A, B इसका खुद का एक सबसेट होगा। इस सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और ये वाले जो रिमेनिंग सबसेट्स है इनको हम क्या कहेंगे? इनको प्रॉपर सेट्स कहेंगे। तो ये वाले प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और ये वाले इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ सिंस इट इज इक्वल टू इटसेल्फ बट इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर सेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो एम्प्टी सेट मैंने ये भी बोला है, एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इट, तो हर कोई सेट क्या होता है? अपने आप का ही सबसेट होता है। ठीक है, तो उस सबसेट को हम इम्प्रॉपर कहते हैं, और जो 5 और जितने भी बाकी सबसेट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे कल दूसरे लेक्चर में। दूसरा पार्ट कल हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सेट्स की बहुत सारी भाषा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अ लॉट टू नो एंड अ लॉट टू डिस्कस।